नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए साथियों, आज की जो क्लास है हमारी क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारा जय प्रक्रम। इसको हम स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन तरीके से। इससे पहले भी हमारे 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। पहले 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं हम, जिसमें हमने 4 चैप्टरों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे 4 आज चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, जो बोर्ड की परीक्षाओं में पहले आए हुए हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चनों को उठा के हम बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा जय प्रक्रम। और कंपटीशन के क्षेत्र में और आपके 10th क्लास के बोर्ड की परीक्षा के दौर को देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, जिसकी हम शुरुआत करेंगे आज। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि हमारा राइट आंसर है या नहीं है। उसके बाद फिर देखना है हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। आज के हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। 25 क्वेश्चंस में से आपको आज आंकड़ा लगाना है कि हमारी तैयारी कहाँ पर चल रही है। 25 में से हमारे कितने क्वेश्चंस हम ठीक कर पा रहे हैं, तो सभी को देखना है। देखिए साथियों, पहला ही क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी 2019, 2020, 2022, 2023 और 2024 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 से आप संबंध रखते हैं कि जो आपकी फरवरी में परीक्षाएं हुई थी 2024 में। अब जो आपकी 2024 में आप चल रहे हैं, इसकी परीक्षाएं जो होंगी आपकी 2025 में होंगी। तो अगली साल जो आपका पेपर माना जाएगा 2025 का। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम बिना देरी किए हुए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का प्रकाश। तो याद रखना है साथियों कि स्वपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों की आवश्यकता होती है। मतलब कि CO2, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन तीनों की हमारे लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इन सभी की हमारी स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, क्लोरोफिल भी है और सूर्य का प्रकाश भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। याद रखना है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण जो है पत्तियों में होता है। क्या होता है दोस्तों? पत्तियों में। याद रखना है, किससे? पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया की जो समीकरण है उसको समझाया गया है। देखिए साथियों, जिसके द्वारा अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O को प्रकाशीय ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। इसमें किस में बदल दिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो याद रखना है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया सूर्य के प्रकाश के दौर में कराते हैं तो हमें ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ये तीनों प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए 6CO2 + 12 H2O, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। 6CO2 + 12 H2O। तो 6H12 6H2O + 6O2। ऑक्सीजन गैस हमारी कहाँ आई? बाहर आई। और जल, और ये ग्लूकोज के रूप में। क्या है ये? ग्लूकोज के रूप में। अब ये चीज़ बड़े बेहतरीन तरीके से याद रखनी है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया के साथ जब पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन तीनों प्राप्त होते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो याद रखना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी, उस रिएक्शन से ही हमें याद होता है कि हमें क्या प्राप्त हुआ था? C6H12O6 और एक प्राप्त हुआ था H2O और ऑक्सीजन। ये तीनों प्राप्त हुए थे, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो याद रखना है आपको ग्लूकोज, H2O और ऑक्सीजन। अब कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें? देखो, ऑप्शन नंबर बी में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और जल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। याद रखना है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है किससे होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल प्राप्त होते हैं हमें।
अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित देखो सारे क्वेश्चंस आप हमारे, यदि हमें रिएक्शन याद है, पता है क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, तीनों को हमने याद कर रखा है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, क्या नहीं संश्लेषित होता है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि क्या नहीं 2023 में पूछा गया है। देखो क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें क्या क्या संश्लेषित होता है, क्या क्या संश्लेषित होता है। तो देखो हमें पहले क्वेश्चन में पता है कि ऑक्सीजन संश्लेषित होता है, जल भी और ग्लूकोज भी, तो क्या नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन, जल और ग्लूकोज ये तीनों संश्लेषित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, प्रकाश संश्लेषण से की क्रिया में। अब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, प्रकाश ऊर्जा। क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। देखिए पादपों में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पत्तियों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पत्तियों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है, तो मतलब कि ऑक्सीजन जो है किससे प्राप्त होती है हमें, ऑक्सीजन का स्रोत क्या है हमारा, तो ये पूछा गया है। तो ऑक्सीजन का स्रोत जल से। क्या होता है, जल से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में याद रखना है कि ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में विखंडन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये तीनों क्रियाएं होती हैं हमारी। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन। ये तीनों जो हैं हमें याद ही कर लेने हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं। जब हम ये चीज़ याद कर लेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो यदि हमारे सामने लघु क्वेश्चन भी आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या क्रियाएं होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना प्रकाश ऊर्जा को, कार्बन डाइऑक्साइड को का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन। तो ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या है। पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया क्या है। याद रखना है कि पादप का मतलब किससे है, हमारे पेड़ पौधों से है। पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके द्वारा हमारा वायु प्रदूषण कम होता है। याद रखना है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो याद रखना है साथियों कि द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं रंध्रों में। अब बात आती है कि रंध्र क्या होते हैं। देखो पादपों की पत्ती और अन्य कोमल वायवीय जो भाग की बाह्य त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें ही हम रंध्र कहते हैं। एक बार फिर सुनिए कि पादपों की पत्तियों और अन्य कोमल वायवीय भाग जो होते हैं, उनकी बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, हम रंध्र कहते हैं। आप लिख भी सकते हो वीडियो को रोक रोक कर। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर बात आती है। इस क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा साथियों कि विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी नहीं है मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी नहीं है। फफूंदी, फीताकृमि, यीस्ट और मनी प्लांट। तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि विषमपोषी नहीं है पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है, विषमपोषी नहीं है। तो हमारा मनी प्लांट जो है वो विषमपोषी नहीं है। मनी प्लांट हमारा विषमपोषी नहीं है। तो अब फफूंदी क्या है, फीताकृमि क्या है, यीस्ट क्या है, ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो इन चीज़ों को भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है हमारी विषमपोषी पे। विषमपोषी कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, फीताकृमि और यीस्ट और फफूंदी। फफूंदी, फीताकृमि और यीस्ट ये क्या है, हमारे विषमपोषी हैं। विषमपोषी ये तीनों याद कर लिया आपने कि फफूंदी, फीताकृमि और यीस्ट ये है हमारे विषमपोषी। अब बात आती है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राणी संभोजी कौन कौन से होते हैं। क्या, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी। अब प्राणी संभोजी में याद रखना है आपको कि प्राणी संभोजी जो होते हैं हमारे अमीबा और मानव प्राणी संभोजी की श्रेणी में आते हैं। क्या क्या याद रखने हैं, अमीबा और
मानव, अमीबा और मानव, ये दोनों प्राणी संभोजी में। अब इसके बाद देख लीजिए आप मृतोपजीवी कौन कौन से होते हैं। कौन से? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। अब मृतोपजीवी की श्रेणी में आते हैं हमारे कवक, जीवाणु, यीस्ट और मशरूम। लिख लेना है, कवक, जीवाणु, यीस्ट और खटमल नहीं है, खटमल हमारे परजीवी में आते हैं। यीस्ट और मशरूम, ये हमारे मृतोपजीवी में आते हैं। तो एक क्वेश्चन से हमारे 4-6 क्वेश्चन याद हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 12 पर कि सही कथन को चुनिए। विषमपोषी अपने भोजन को संश्लेषित नहीं करते हैं। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं हम, क्योंकि समय की मात्रा को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें हमारा राइट आंसर है विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं। याद रखना है, विषमपोषी अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, ये हमारा सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक जबड़े में अग्र चवर्णकों की संख्या होती है। अब बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ साथ मैं आपके 4-5 क्वेश्चन और याद करा दूंगा कि अग्र चवर्णक आ जाए, चवर्णक आ जाए, कृदंतक आ जाए या रदनक आ जाए। कोई सा भी क्वेश्चन हमारा आ गया तो आप बेहतर ढंग से कर पाओगे। अग्र चवर्णक की संख्या क्या होती है याद रखना है हमें। सबसे पहली बात तो इसका राइट आंसर है 2 जोड़ी। अग्र चवर्णक में 2 जोड़ी। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि देखो जबड़े में जो हमारे दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक तो याद रखना है कृंतक, ठीक है। एक रखना है रदनक, एक है अग्र चवर्णक, और एक है चर्वणक। राइटिंग थोड़ी लिखने में इसमें समस्या होती है, बाकी समझ में आ जाएगी। देखिए अब याद रखना है आपको कि अग्र चवर्णक कितने होते हैं, कृंतक कितने होते हैं, रदनक कितने होते हैं और चवर्णक कितने होते हैं। अब देखिए कृंतक होते हैं हमारे दांत 4 जोड़ी, 4 जोड़ी का मतलब 8, ये तो याद हो जाएगा। अब रदनक दांत कितने होते हैं हमारे? 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी। अब अग्र चवर्णक दांत कितने होते हैं हमारे? ये भी 2 जोड़ी होते हैं, ये जोड़ी है, जोड़ी लिख लो आप, यहाँ भी जोड़ी, 2 जोड़ी। अब चवर्णक दांत कितने होते हैं याद रखना है। चवर्णक दांत जो है हमारे 3 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 3 जोड़ी। अब क्रम से याद करना है आपको, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कोड याद कर लेना है 42-23 कृंतक के, फिर इसके बाद रदनक R, फिर इसके बाद अग्र चवर्णक A और फिर चवर्णक C। तो CRAC क्रैक याद कर लेना है, मतलब कि कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इससे हमारी ट्रिक भी बन जाएगी। और 42-23 आपको कोड याद कर लेना है तो आपके याद हो जाएंगे। ये सभी जोड़ों में है, 4 जोड़ी, 2 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये चारों आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से, यकृत से, छोटी आंत से या पित्ताशय से? तो याद रखना है कि मनुष्य में पाचन की जो शुरुआत है हमारी सबसे पहले मुख से होती है, कि मुख से हम भोजन को जब चबाने की जो शुरुआत होती है वहीं से हमारे पाचन की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। देखिए साथियों याद रखना है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है पूछा गया है। इसमें एंजाइम पूछा गया है हमारा। क्या पूछा गया है? लार में जो है कौन सा एंजाइम? ये टायलिन, पेप्सिन और लाइसोजाइम क्या दे रखे हैं? एंजाइम दे रखे हैं। तो क्या और लाइसोजाइम, टायलिन और लाइसोजाइम, ए व बी दोनों राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा डी। निम्नलिखित में से मनुष्य में लार में क्या पाया जाता है? तो टायलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। देखिए लार ग्रंथि मनुष्य में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी, मतलब कि 6, जो प्रत्येक लार वाहिनी द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। यह लार का श्रावण करती हैं। क्या करती हैं? लार का श्रावण करती हैं। अब
याद रखनी है ये बात भी कि लार ग्रंथि कितनी होती है हमारी, 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती है लार ग्रंथि? तो लार ग्रंथि कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। याद रखना है, ये भी ऑप्शन आपका पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं, तो 3 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना कहलाती है? एपिफेरिंक्स, घाटी ढापन, या एल्यूलाई, या श्लेष्मावरण। तो याद रखना है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, घाटी ढापन। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यकृत स्रावित होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यकृत स्रावित होता है, तो याद रखना है यकृत जो है स्रावित कहाँ से होता है? पित्तरस से होता है। यकृत स्रावित करता है, यकृत स्रावित करता है, क्या करता है? पित्तरस स्रावित करता है। अब पित्तरस की बात से हमें एक दो बात और क्लियर कर लेनी है यकृत से। भाई यकृत के बारे में पूछा गया, तो यकृत के बारे में भी हमें नॉलेज कर लेनी है कि यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी पाचक ग्रंथि जो है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत जो है, इसका भार कितना होता है? तो याद रखना है 1500 ग्राम। कितना होता है? 1500 ग्राम। अब इसके ऊपर जो है एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसके ऊपर क्या है? एक छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जो क्या कहते हैं, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे दोस्तों? पित्ताशय। पित्ताशय। छोटी थैलीनुमा जो संरचना होती है इसको पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्तरस एकत्रित होता है। क्या होता है? जिसमें पित्तरस एकत्रित होता है। पित्त रस एकत्रित उसमें होता है हमारा। जब उसमें पित्तरस एकत्रित होता है तो यकृत आवश्यकता से अधिक जो है, यकृत जो है ग्लूकोज को लाइकोजेन के रूप में संचित करता है, जो हमारा क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा साथियों? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये बात याद रखनी है, आगे पूछी भी जा सकती है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव होता है, तो अभी हमने जिस बात के बारे में जाना वही बातें हमसे घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं कि पित्तरस का स्राव होता है। कहाँ से होता है? यकृत के द्वारा होता है। याद रखना है आपको, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, पित्त का निर्माण होता है। अब देखिए वही बातें आपसे घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं कि पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में होता है, यकृत से, अग्नाशय से, या वृषण से। तो हमने अभी पढ़ा है कि यकृत से। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यकृत जो है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को किस में बदलता है? लाइकोजेन के रूप में संचित करता है, जो हमारा क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है हमारा बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। निम्नलिखित में से अग्नाशयी रस के संबंध में सत्य कथन क्या है? पहला है ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को पचाता है। बी है ट्रिप्सिन पायसीकृत वसा और लाइपेज प्रोटीन को पचाता है। सी है ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा को पचाते हैं। ट्रिप्सिन डी है ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज पायसीकृत वसा को पचाता है। तो 22 में जो हमारा राइट आंसर है क्या होगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज पायसीकृत वसा को पचाता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है हमारा, वो प्रोटीन और लाइपेज पायसीकृत वसा को पचाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। तो याद रखना है 23 का जो आंसर है वो हमारा सुक्रेस। कौन सा एंजाइम है? सुक्रेस। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर 24 में कि कौन सी क्रिया होती है? उपचयी अभिक्रिया होती है, अपचयी अभिक्रिया, सामान्य अभिक्रिया, या दोनों। ये चीज़ पूछी गई है। तो याद रखना है कि अपचयी अभिक्रियाओं में तो जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। किसमें? अपचयी में। अब यहाँ क्या पूछा गया है? जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो अपचयी अभिक्रिया में हमारे जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जटिल अणु किस में टूटते हैं? सरल अणुओं में। जटिल अणु सरल अणु में, सरल में। अब इसी के साथ आपको जब अपचयी याद कर लिया हमने, तो भाई उपचयी भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? उपचयी। तो उपचयी में याद रखना है कि हमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होना। क्या? सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का
सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण याद रखना है। क्या रखना है? संश्लेषण होना क्या कहलाता है? हमारा उपचयी अभिक्रिया के अंतर्गत कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा रसायनकुरों में वसा या वसीय अम्ल एवं गिल्सरॉल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हमारा आक्षीर वाहिनियों द्वारा क्या होता है? हमारा अम्लीय वसा एवं गिल्सरॉल का अवशोषण होता है। किसके द्वारा? आक्षीर वाहिनियों के द्वारा। अब देखिए साथियों, इसमें जो है हमने 25 क्वेश्चन किए। कितने किए? 25 टोटल क्वेश्चंस थे हमारे, जिनको हमने 25 मिनट्स में ही किया है लगभग। अब देखिए लगभग 25 मिनट्स हमें देने हैं। 25 मिनट्स देने के बाद हमारे 25 क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बेहतरीन एग्जाम में आए हुए हैं सभी को हमने इसमें कवर किया है। जितने भी हमारे क्वेश्चंस क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर उसमें आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनके आने के चांसेस हैं अब की बार बोर्ड परीक्षाओं में, सभी को हमने इसमें कवर किया है बेहतरीन ढंग से। चैप्टर नंबर 5 को कवर किया है। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा बचा हुआ है, जिसे हम कल या परसों में ही निपटा लेंगे। जल्दी से उसकी वीडियो डाल दी जाएगी। और इसी के बाद हम टोटल जो चैप्टर करने वाले हैं साइंस के, वो लगभग कितने चैप्टर करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 13 चैप्टर करने वाले हैं। हम कितने चैप्टर करने वाले हैं साथियों? 13 चैप्टर करेंगे। अब प्रत्येक दिन एक चैप्टर का हमारे निपटारा करना है बहुत बेहतर ढंग से, जिसमें देखिए हमारे क्वेश्चंस जो है हमारा टोटल आपका पेपर जो होता है कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा और 30 का प्रैक्टिकल होता है। जिसमें कि अब 70 में हमारे जैव जगत, प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव, प्रकाशीय प्राकृतिक संसाधन और रासायनिक पदार्थ, इनमें से कितने कितने नंबर पूछे जाते हैं हम कल डिटेल में जानेंगे। कल की क्लास करने से पहले हम साइंस के कौन से चैप्टर में से और किस टॉपिक में से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को डिक्लेयर करेंगे बेहतर ढंग से। धन्यवाद। क्लास को देखना ना भूलें, डेली देखते रहें। लगभग 400-500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बाद आपका शायद साइंस की बुक में से कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन छूटेगा प्रीवियस ईयर्स में जो इम्पोर्टेंट हो कि जो आप पर ना आए। उसके बाद आप सभी बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बना पाओगे और बेहतर ढंग से कर पाओगे। तो इसी प्रकार से बेहतर ढंग से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। सभी पढ़ना ना भूलें, डेली अपना रूटीन बना के रखना है। ओके बाय।